हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 13 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसेस इकोनॉमिक स्टिमुलस टू बूस्ट डिमांड बाय 73,000 करोड़। तो गाइस, आपको पता है इससे पहले भी गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस लेके आया था, जब आत्मनिर्भर अभियान लेके आया था 20 लाख करोड़ का। तो उसके बाद ये गवर्नमेंट इस सेकेंड इकोनॉमिक स्टिमुलस लेके आई है, ताकि हम क्या कर सके, जो कोविड की वजह से जो इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई है उसको हम क्या कर सके, रिवैम्प कर सके। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है जीएस3 इकोनॉमिक सेक्शन में है। देखो, ये सेकंड फिस्कल स्टिमुलस है आफ्टर द, आपको पता है जो आत्मनिर्भर पैकेज आया था उसके बाद ये सेकंड पैकेज है, जो कितना क्या आया था, 20 लाख करोड़ का मई में आया था, ताकि हम क्या कर सके, कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से जो हमारी इकोनॉमी को फॉल आउट हुआ है उसको हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके। देखो गाइस, फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? देखो गाइस, दो तरह के स्टिमुलस होते हैं, एक फिस्कल स्टिमुलस होता है, एक मॉनेटरी स्टिमुलस होता है। देखो, फिस्कल स्टिमुलस में क्या होता है, मेनली गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मेजर्स लेती है ताकि जो इकोनॉमी है उसको हम क्या कर सकें, जो इकोनॉमी गिर रही है उसको हम एड्रेस कर सकें। मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होता है, या मॉनेटरी कुछ अगर आप कोई पॉलिसीज करते हैं, ये कौन करता है, ये आरबीआई करता है। ये किसको करता है? मेनली जो हमारे बैंक्स होते हैं उनको करता है, ताकि जो बैंक्स जो मतलब कि फॉल आउट हो रहे हैं या फिर उनका एनपीएस बढ़ रहा है, तो उनके जो मतलब कि जो बैलेंस शीट है वो जितनी भी बेकार हो रही है, तो उसको सही करने के लिए क्या है, मॉनेटरी जो भी पॉलिसीज करता है वो कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फिस्कल और मॉनेटरी। मॉनेटरी में जो भी मेजर्स लेता है वो आरबीआई लेता है, फिस्कल में जो मेजर्स लेता है वो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, ये कुछ पॉलिसीज मेजर्स होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है, ताकि अब कैसे कैसे मेजर्स ले सकती है, टैक्सेस को रिड्यूस कर सकती है या कुछ और डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस बना सकती है, ताकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से हम अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जाए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का अभी क्या करंटली स्टेटस है और हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो हमने सेकंड फिस्कल स्टिमुलस लेके आए। देखो, सबसे पहले क्या, इन्फ्लेशन देखने। देखो गाइस, जब भी मनी का इनफ्लो होता है, देखो गाइस मनी का इनफ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रही है। अब जब मनी का फ्लो होगा तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या, फूड प्राइसेस का काफी देखने को मिला, देयर इज अ शार्प राइज इन द फूड प्राइसेस। और इसमें क्या है, साथ के साथ जबकि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, वेजेस भी लोगों के उतने ही है, इसकी वजह से क्या है, जो हाउस होल्ड हैं दे आर फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पेंड ऑन नॉन फूड आइटम। सेकंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ब्लिक। देखो, चाहे हमने लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस रिलैक्स कर दी हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस रिज्यूम हो गई है, लेकिन अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये जो वेजेस ग्रोथ है वो उतनी अभी नहीं है, उतनी देखने को नहीं मिली। सेकंड बात क्या है, जो इंडस्ट्रियल आईआईपी होता है हमारा, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली। जब से हमने रिलैक्स की हैं लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, उसके बाद से बिल्कुल भी इसमें रिकवरी नहीं दिखाई दी। देखो गाइस, आपको पता है जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग। देखो, पिछले साल के 2019 के अकॉर्डिंग अगस्त में ये 8% क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या क्या से मेजर्स लिए ताकि हम कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ा सकें। देखो, सबसे पहले क्या किया है, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम। देखो, एलटीसी क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन। मतलब कि आप जो भी एम्प्लॉइज है, पब्लिक एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, अगर वो क्या कर रहे हैं, कोई लीव ले रहे हैं, तो उनका जो ट्रैवल के जो मतलब कि उनमें क्या उनको कैश दे रही है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या होगा, कोई भी जो पब्लिक एम्प्लॉय है जब वो लीव लेगा तो उसे उतना तो कैश मिलेगा ही, साथ में क्या, कि वो कहीं भी ट्रेवल कर रहा है उसका जो टिकट फेयर है उसको उसका 3 टाइम ज्यादा मिलेगा। अब इससे क्या आएगा, ऑफकोर्स उसके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा खर्चेगा। जब सब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो इससे क्या है, इनडायरेक्टली क्या, इकोनॉमी हमारी बूस्टअप होगी। इसमें क्या है, जिन भी आइटम्स पे जीएसटी 12% या उससे ज्यादा लगता है, तो उस पे क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। अब इससे एस्टिमेट क्या लिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट इतना काम कर रही है तो उसने कुछ एस्टिमेशन भी तो लिया होगा ना। इससे ये एस्टिमेट किया जा रहा है, इससे हम 19,000 करोड़ की जो डिमांड है उसे बढ़ा सकती हैं, अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सब ऑफर दे। लेकिन अगर इसमें साथ में, एक सेकेंड, लेकिन साथ में अगर स्टेट्स ने भी ऐसा बेनिफिट दे दिया, अगर ऐसी स्कीम ऑफर कर दी, तो इसमें देखा जा रहा है कि 9,000 करोड़ और ज्यादा मतलब की डिमांड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्या, स्पेशल फेस्टिव सैलरी एडवांस। देखो गाइस, ये आपने सुना भी होगा, जितने भी पब्लिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन्हें 10,000 रुपए सैलरी एडवांस में मिलेगी। ठीक है, अभी तो 10,000 सैलरी एडवांस में मिल गई, इसका काम क्या, ऑफकोर्स सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, ज्यादा जिसके पास ज्यादा मनी होगी तो वो क्या, खर्चा ज्यादा करेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो एटलीस्ट क्या है, एग्जैक्टली क्या है, बाद में क्या, उनकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, तो 10,000 रुपए जो सैलरी उनको एडवांस में दी जाएगी,
जो अगले 10 महीने में गया 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उनसे वसूल ली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुफ्त में दे रही गवर्नमेंट, नहीं भाई, सब ये बाद में वसूल लेगी, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी। ठीक है, ये नहीं कि अगर उसने एडवांस में सैलरी दे दी तो आपसे कोई इंटरेस्ट लेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या, रुपए कार्ड में जो भी एडवांस अवेलेबल है 31 मार्च तक, उससे आप विड्रॉ नहीं कर सकते एज अ कैश। इससे क्या एस्टिमेशन लिया जा रहा है कि इससे कितनी डिमांड हम सप्लाई गेन कर सकते हैं, नियरली 4000 करोड़ एस्टिमेट किया जा रहा है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी ऑफर कर दे तो नियरली 8000 करोड़ के हम और इससे मतलब क्या मतलब कि गेन कर सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट कौन होगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट या जो प्राइवेट कंपनीज में जो काम करते हैं वो इन मूव को क्या कर सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा क्या कर रहा है, ताकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सके। देखो इसमें क्या क्या है, अभी गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपीस स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन्स पे प्रोवाइड करेगी। देखो ये 50 इयर्स के लिए लोन स्टेट को दिया जाएगा ताकि वो अपनी जो स्पेंडिंग है उसे कर सके। ठीक है, तो आपको ये याद रखना इंटरेस्ट फ्री है। सेकंड क्या, 25,000 करोड़ पे बजट में ऐड करेगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे मेनली खर्च किया जाएंगे। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स हैव हेल्प मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकम एनर्जी एफिशिएंट इन लास्ट 2 डिकेड। तो गाइस ये जो न्यूज है ये भी जीएस3 में ही जाएगी, किसमें, एनवायरमेंट सेक्शन में। तो गाइस अभी क्या है, आईआईटी मद्रास ने एक रिसर्च करी है और उन्होंने देखा है कि पिछले 20 सालों में नियर अबाउट 2 डिकेड्स में क्या है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने एनर्जी एफिशिएंसी में 39% गेन किया है। अब ऐसा गेन क्यों किया है, क्योंकि सेंटर ने क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट स्कीम्स लाई हुई है ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ अट्रैक्ट हो सके, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड हम काम कर सके। 1980 में देखा गया था, अगर हमने 100 रुपीज का आउटपुट के लिए हमें नियरली 30.56 रुपीज की एनर्जी को स्पेंड करना पड़ता था, लेकिन 2018 में ये देखा गया है 100 रुपए की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ओनली 23 रुपीज क्या करने पड़ रहे हैं, स्पेंड करना पड़ रहा है। इससे हम इसका देखने को मिल रहा है हमारे 39% एनर्जी एफिशिएंसी हमने क्या किया, गेन किया। अब इसका रीजन क्या है, हमने जो एनर्जी एफिशिएंसी में गेन किया है इसका रीजन क्या है। देखो सबसे पहले ऑफ कोर्स क्या, गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, जिससे वो क्या कर रही है, हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे क्या कर रही है, बोल रही है कि आप उसको फुली यूटिलाइज करो। इससे क्या हमारी एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट होती है। सेकंड क्या है, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो रही है और हमें बेटर टेक्नोलॉजीज असेस हो रही है थ्रू इंपोर्ट। तीसरा क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के रिलेटेड काफी पॉलिसीज चल रही है अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर क्या है, हमें जो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसे क्या करना है, कम करना है। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, इनोवेशन हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, न्यू हमें रिसर्चेस मिल रही है, न्यू डेवलपमेंट हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो इससे क्या हमारा एनर्जी एफिशिएंसी में गेन हुआ है। अब हमारे इंडिया में क्या क्या है, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव लिए गए हैं। देखो सबसे पहले नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये आपको पता ही है। इसके अंदर क्या है कि हमें क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन करना है बाय क्रिएटिंग कंडक्टिव रेगुलेटरी एंड पॉलिसी लाइन। सेकंड क्या है, पैट स्कीम, ये आपको पता ही होगा, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। इसके अंदर हमने क्या किया, जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स है उनको आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लिए गए हैं, तो इसमें आप स्टार लेबलिंग प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, काफी कुछ है। ऑल्सो आपको पता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर भी क्या है, हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या है अपने जो टेम्परेचर है उसे राइज नहीं होने देना है। इंडिया का एम क्या है कि हमें 2030 तक अपने जो एमिशंस हैं उसे कितना रिड्यूस करना है, 33 to 35%। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं हम अपनी, लार्जेस्ट एवर आर्कटिक साइंस एक्सपीडिशन मोजाइक एंड्स। तो गाइस ये न्यूज लास्ट ईयर भी थी, आई डोंट नो मैंने आपको करवाई या नहीं करवाई, बट ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जीएस3 में जाएगा। क्योंकि मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी 665 पूरी नहीं करवाई थी तो शायद मैंने आपको नहीं करवाई। तो गाइस लास्ट ईयर ये जो मिशन था स्टार्ट हुआ था, इस मिशन के अंदर क्या क्या था, मेनली आर्कटिक क्लाइमेट को स्टडी किया था ताकि हम क्या कर सकें, आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम को समझ सकें। ठीक है, और वो कितना ज्यादा रिप्रेजेंट करता है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स में उसे हम समझ सकें। देखो इस मिशन के अंदर क्या था, आर्कटिक रीजन में जर्मन शिप थी आरवी पोलेस्टन, उसने 1 साल बिताया है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, जर्मनी के अल्फ्रेड वजनर इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अंदर पार्टिसिपेंट से डिफरेंट 19 कंट्रीज से और इंडिया का भी एक रिसर्चर ऐड था। ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इंडियन के रिसर्चर ऐड थे जिनका नाम विष्णु नंदन था, मेरे हिसाब से वही थे विष्णु नंदन जो इस मिशन में इंक्लूड थे इंडिया की तरफ से। अब देखो रिसर्च जो आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम में है वो हमारे लिए क्यों क्रूशियल है। देखो अभी क्या आपको पता है, जो आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम क्या काफी तेजी से चेंज हो रहा है, वहाँ की जो आर्कटिक सी आइस है वो भी बहुत जल्दी क्या पिघल रही है, जो हमारे स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट को और हैबिटेट को भी। अब क्या है, आइस ज्यादा से ज्यादा मेल्ट हो रही है जिस वजह से न्यू शिपिंग रूट्स है वो भी ओपन अप हो रहे हैं। इसके अलावा क्या है, रॉ मटेरियल जैसे नेचुरल गैस है
जो बहुत सालों तक क्या है अंदर, मतलब कि अंदर बरिड था, बरिड अंडर द आइस, वो अब क्या है एक्सपोज हो रहा है। न्यू फिशिंग ग्राउंड है वो भी अब असेसिबल हो रहे हैं, ठीक है। अब आर्कटिक में इंडिया का क्या स्टेटस है जरा हम देख लेते हैं। देखो इंडिया क्या है आर्कटिक काउंसिल पे ऑब्जर्वर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो आर्कटिक काउंसिल क्या है, फोरम ऑफ कंट्रीज है जो डिसाइड करती है ऑन मैनेजिंग द रीजन रिसोर्सेज एंड पॉपुलर लाइवलीहुड, मतलब कि आर्कटिक रीजन के आसपास जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज रहती हैं उनका क्या लाइवलीहुड होगा, उन सबको कैसे मैनेज करेंगे, इन सब पे बातचीत की जाती है। जो भी रीजन के रिसोर्सेज हैं उनका किससे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन सब पे बात की जाती है। 2015 में इंडिया ने क्या किया था, अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम था इंडाक, इसे सेटअप किया था। देखो ये जो इंडाक है कहाँ सेटअप है, तो गाइस ये पूछ भी सकते हैं, बिटवीन नॉर्वे नॉर्थ पोल के बीच में क्या सिचुएटेड है। देखो इंडिया का वहां पे फर्स्ट रिसर्च स्टेशन भी है, लोकेटेड एट इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस, ठीक है, नॉर्वे में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। गाइस इसी तरह के हमारा अंटार्कटिका पे भी दो सेंटर्स है, एक हमारा मैत्री है, एक भारतीय, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा अंटार्कटिका आर्कटिक दोनों पे है। आर्कटिक पे है उसका नाम हिमाद्री है, अंटार्कटिक पे है वो कौन सा, मैत्री एंड भारतीय। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज पे। जीएसटी काउंसिल मीट सेंटर टू हेल्प 21 स्टेट्स बोरो रुपीज 1.1 लाख करोड़। तो क्या अभी क्या है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, इसमें क्या है सेंटर हेल्प करेगा 21 स्टेट्स की ताकि वो बोरो कर सके इतने रुपीज। देखो गाइस अभी क्या हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। अब देखो आपको पता जब से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ है, देखो मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ उस न्यूज में है क्या। जब से जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ है तो स्टेट्स को क्या कुछ रेवेन्यू में लॉस हुआ था, तो एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लेके आई थी जिसके अंदर क्या है सेंटर ने बोला था जो जीएसटी कंपनसेशन सेस में से क्या है स्टेट्स को कुछ पैसा मिला करेगा 5 साल तक, ठीक है, क्योंकि जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो स्टेट्स को रेवेन्यू में लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट किया जाए। अब क्या है अक्टूबर 2019 से क्या है जो जीएसटी रेवेन्यू है उसको उसकी जो कलेक्शन है वो कम देखने को मिली है, जिस वजह से क्या है स्टेट के पास जो पैसा है वो कम हो गया। और उसके बाद फिर आपको पता है कोविड आ गया जिस वजह से जो उनके पास जो सेस जाता है रेवेन्यू जाता है वो और डिले हो गया, ठीक है। इस वजह से क्या है जो स्टेट्स हैं अब उनको हमने पैसे तो देना है, अब वो कहाँ से देंगे, कुछ और ऑप्शंस लेंगे, ठीक है। तो यही इसमें न्यूज है। तो कुछ दो ऑप्शन है जो सेंटर लेके आई है, तो उसमें से क्या है जो स्टेट्स है वो कोई भी ऑप्शन यूज करके क्या कर सकती है, पैसे बोरो कर सकती है, ठीक है। लास्ट वीक क्या है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें जो इशू था स्टेट्स का क्या इशू था उसके एग्रीमेंट पे पहुंचना मुश्किल हो गया था कि किस तरह से जो स्टेट की बोरिंग्स की जो नीड है उसे किस तरह से हम पूरी कर सकें सेस कलेक्शन में यूज टू रिकम्पेंसेट द रेवेन्यूज लॉसेस फ्रॉम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आपको पता जीएसटी एक्ट में क्या हुआ था, हमने स्टेट को गारंटी दी थी कि आपके रेवेन्यू में जो भी लॉस होगा पहले 5 साल में वो आपको जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन सेस से मिलेगा विद इन 2017 टू 2022, मतलब 5 सालों में मिलेगा। हाउएवर जीएसटी कंपनसेशन जो पेमेंट थी वो अक्टूबर 2019 से डिले हो गई है क्योंकि जीएसटी रेवेन्यूज क्या कम हो गया था। उसके बाद क्या फर्दर और डिले हो गया, क्यों, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, ठीक है। तो यही मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब इसको एड्रेस करने के लिए क्या सेंटर ने दो ऑप्शन सजेस्ट किए हैं स्टेट्स को कि आप इन दो ऑप्शंस में कोई भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर से क्या है जो 21 स्टेट्स हैं उन्होंने पहले ऑप्शन को चूज किया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में क्या। देखो ऑप्शन 1 में क्या है 2.35 लाख करोड़ रुपीस है, इसमें से आप फायदा उठा सकते हो। देखो पेंडेमिक की वजह से जो उनको कमी हुई है स्टेट्स को, ठीक है, या फिर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन दोनों की वजह से जिसको कमी हुई है वो यहाँ से पैसे उधार ले सकता है। कहाँ से बोरिंग ले सकता है, मार्केट से ले सकता है, सेंटर से ले सकता है, आरबीआई से ले सकता है। अगर एफआरबीएम एक्ट के अंदर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो स्टेट्स की बोरिंग लिमिट है उसमें भी आपको 0.5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन 1 ये हो गया। ऑप्शन 2 में क्या 97,000 करोड़ भी मिलेंगे। इसमें ये मिल कि आपको कमी इसलिए मिली है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से, तो आप बोरिंग ले सकते हो आरबीआई के थ्रू विद स्पेशल विंडो के, ठीक है। अब फाइनेंशियल मिनिस्टर ने क्या बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ड्यू टू द एक्ट ऑफ कोर्ट। ये आपको पता है कोविड को क्या माना जा रहा है, एक्ट ऑफ कोर्ट माना जा रहा है। इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन अभी भी देखने को मिलेगा। इन बोथ द ऑप्शन स्टेट्स को क्या बर्डन नहीं किया जाएगा, ऑप्शन को रीलुक किया जाएगा एट 21 एंड 22, ठीक है। अभी के लिए सेंटर ने दो ऑप्शन दे दिए लेकिन इसको दोबारा देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है अंडर आर्टिकल 293 क्या स्टेट्स क्या कर सकती है, कोई भी लोन नहीं बोरो कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए क्या स्टेट को सेंटर की रिपोर्ट सपोर्ट चाहिए ही था बोरो करने के लिए, ठीक है। अगर उसके पास ऑलरेडी उसने अगर लोन ले रखा है किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो उसे क्या है फर्दर लोन के लिए क्या है सेंटर से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, सेंटर की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिप्लाई ऑन प्ली फॉर इक्वल प्रोटेक्शन टू ट्रांसजेंडर्स इन सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो गाइस ये जो न्यूज है ये सोशल इश्यूज में कवर होगी आइदर इन जीएस1 और जीएस2। तो गाइस अभी क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली फाइल हुई थी। अब क्यों प्ली फाइल क्यों हुई थी, तो गाइस आपको पता है जैसे
कितना ज्यादा मतलब गैंग रेप केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक आवाज उठाई गई कि कहीं भी किसी कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया, ना ही किसी इंडियन पैनल कोड के अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो थर्ड जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेक्सुअल असोल्ट आइदर बाय मेल्स फीमेल्स और फ्रॉम एनी ट्रांसजेंडर। मतलब कि फीमेल के अगेंस्ट अगर कोई भी ऐसा सेक्सुअल असोल्ट होता है, देन देयर आर मेनी प्रोविजन, देयर आर मेनी सेक्शंस, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द लेडी। लेकिन देयर इज नो प्रोविजंस रिलेटेड टू थर्ड जेंडर, ठीक है, हु सफर फ्रॉम सेक्सुअल असोल्ट, ठीक है। तो यही प्ली फाइल हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अब सेंटर को बोला है कि भाई ये बात तो बिल्कुल बात सही है, तो अब आप क्या करो, कुछ जुगाड़ करो, कोई एक हमें प्रोविजन ऐड करो, ठीक है। देखो इस प्ले में ये बोला गया कि देयर आर सेवरल क्लोजेस, मतलब कि इंडियन पैनल कोड के अंदर काफी क्लोजेस हैं, जैसे 354 है, जिसमें क्या करता है, जो सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के विक्टिम्स को एक्सक्लूड करते हैं अगर वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, आइदर अगर उसका आर्टिकल 14 का जो वायलेशन हुआ, आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ, तो इन सब वायलेशन के अंदर क्या है, जो ट्रांसजेंडर के विक्टिम्स हैं उन्हें तो एक्सक्लूड किया जाता है। तो प्ली ने कोर्ट को अर्ज किया गया कि आप कोई एप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू करो या सेंटर को डायरेक्ट करो कि एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल को पास किया जाए, ताकि अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या हरेसमेंट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो उसे क्या किया जाए, पेनलाइज किया जाए, उसे पनिश किया जाए। इससे पहले आपको पता है पार्लियामेंट ने पास किया था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। इसके अंदर क्या किया है, सेक्सुअल ऑफेंस किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट क्या पनिशेबल है, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट आपको 6 मंथ्स हो सकती है, विच इज एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर। तो अभी क्या है, इसको द्वारा क्या बोला गया है कि ये भी क्या है, कहीं ना कहीं मतलब बायस्ड इन नेचर है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी ये कि इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा कोई सेक्सुअल असोल्ट वुमेन के अगेंस्ट होता है, तो उसमें क्या है, जो पनिशेबल ऑफेंस है वो 7 ईयर्स तक का है, जबकि अगर ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है तो वो पनिशेबल अप टू ओनली 2 ईयर्स है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना, ठीक है। तो इसी बात को रखा गया। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज पे। कामधेनु दीपावली अभियान, देखो गाइस आपको सबको पता है भी दीपावली आने वाली है। देखो ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने, ताकि हम क्या कर सके, जो काउ डंग होता है, जो गोबर है, उसके यूज को प्रमोट कर सके, या फिर उससे बने जो प्रोडक्ट्स है उन्हें यूज कर सके ड्यूरिंग दिस दिवाली फेस्टिवल। अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है क्या। देखो इसको इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि जो एनिमल हस्बेंड्री उसको मॉडर्न लाइन्स पे हम क्या कर सके, साइंटिफिक लाइन्स पे क्या कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। तो अगर आपको पता है आर्टिकल 48 के अंदर क्या एनिमल हस्बेंड्री को मतलब कि प्रोविजन दिया गया, तो इसमें यही है कि हम क्या कर सकते, किस तरह से हम अपने ब्रीड्स, ठीक है, जो हमारे एनिमल ब्रीड्स है उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउ, ठीक है, जो काउज काव्स या जो मिल्की एनिमल्स है उनके जो स्लॉटर होता है उसको प्रोहिबिट कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अभी दिवाली सीजन से हम क्या चाहते हैं, जो काउ बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रो कर सके, जनरेट कर सके, साथ में जो चाइना के बने दियाज हैं उनको हम क्या कर सके, काउंटर कर सके, और एक एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके। गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन ऑफ टेनेंट फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमिसेस इन डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। तो गाइस अभी क्या, गुजरात असेंबली ने 2019 में एक एक्ट पास किया था जिसको प्रेसिडेंट ने अभी क्या कर दिया, एसेंट दे दिया, ठीक है। इस एक्ट के अंडर क्या है, कोई भी डिस्टर्ब एरियाज है, देखो इस जो एक्ट है इसे डिस्टर्ब एरियाज एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट के अंडर क्या है, सपोज फॉर कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी के जैसे आपको कोई लैंड है, अगर आपने किसी और के नाम ट्रांसफर करना है किसी और वो लैंड डिस्टर्ब एरिया में है, तो वो बिना डीसी जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके कंसर्न के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी एरिया को आप डिस्टर्ब एरिया कब बोलते हो, जब वहां पे पब्लिक ऑर्डर है बिगड़ा हुआ हो, ठीक है, डिस्टर्ब हो, आइदर ड्यू टू द राइट्स या मॉब वायलेंस की वजह से। फाइनेंशियल आर्म्स टास्क फोर्स क्या है, देखो गाइस ये आपको पता होगा, जो एफएटीएफ इंटर गवर्नमेंट बॉडी है 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका काम क्या है, टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स विच मतलब कि जो आपकी सिक्योरिटी थ्रेट को मतलब कि पहुंचाता है, राइट इंटीग्रिटी को, उसको डील करना। इंडिया इसका मेंबर है तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको पता है इससे पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। किसी भी कंट्री को अगर आप ग्रे लिस्ट में रखते हो तो उसको क्या कुछ एक्शन प्लान रखा बोला जाता है कि आप क्या है ये प्लान यूज करो ताकि आप अपनी कंट्री में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कब कर सको। लेकिन अभी क्या है, जो एफएटीएफ रीजनल ग्रुप है एशिया पैसिफिक का, उसने पाकिस्तान को अपनी एनहेंस फॉलोअप लिस्ट में रखा है। क्यों, क्योंकि कंट्री क्या है अच्छे से कॉम्प्लाई नहीं कर रही विद एक्शन प्लान ऑफ टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, देखो नीति आयोग ने क्या अभी इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या किया, अभी अनाउंस किया। देखो जो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम है ज्वाइंटली लॉन्च किया गया, इसके द्वारा नीति आयोग साथ में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंडर
अभी इंडिया और यूएसए दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, किसके अंडर? इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के अंदर। तो इसका एम क्या है? हम इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, थिंक टैंक्स, नेशनल इंटरनेशनल और गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको एंगेज रखेंगे ताकि हम जो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग कर सकें। नेशनल बटरफ्लाई स्टेटस, देखो अभी क्या है, 3 बटरफ्लाईज को नेशनल बटरफ्लाई का स्टेटस दिया गया है। एक तो कृष्णा पीकॉक है, एक इंडियन जजबील है, एक ऑरेंज ओक लीफ है। ठीक है, जो कृष्णा पीकॉक है ये मेनली हिमालयस में पाया जाता है। जो इंडियन जैजपील है इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके ना फ्लैशी विंग कलर्स होते हैं जो इसके प्रीडेटर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि इसको ना मार सके। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मेनली गार्डन्स में स्पॉट किया जाता है एंड अदर लाइटली वुडेड एरियाज में। ऑरेंज ओक लीफ है, इसे डेड लीफ भी बोलते हैं। इसलिए डेडली बोलते हैं क्योंकि ये ड्राई ऑटम लीफ में सर्वाइव कर सकती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। राम मनोहर लोहिया, तो आपके बारे में आपने इसको सुना होगा काफी अच्छे से अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो। ये सोशलिस्ट लीडर हैं जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन सेटअप किया था। देखो गाइस, अंडरग्राउंड जो मूवमेंट्स हैं इसमें ही पढ़ा है हमने राम मनोहर लोहिया को। कांग्रेस रेडियो को इन्होंने सेटअप किया था बॉम्बे और कलकत्ता में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, और इन्होंने एक कांग्रेस सोशलिस्ट को एडिट भी किया था। इन्होंने इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो वर्ल्ड वार सेकेंड में हुई थी उसको अपोज किया था। इन्होंने कंपल्सरी इंटरकास्ट मैरिजेस को क्या किया था, काफी सपोर्ट किया था, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड द कम्युनिटी फेस्टिवल, ताकि हम कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट कर सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, तो गाइस ये जो इंस्टीट्यूट है किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है। कहाँ पे लोकेट है? पुणे महाराष्ट्र। तो आपको ये पता होना चाहिए पुणे में लोकेट है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, नेचुरोपैथी और योगा को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके ताकि हम हर एक डिजीज का जो ट्रीटमेंट है उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके थ्रू नेचुरोपैथी एंड योगा एंड टू कंडक्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं, पोस्ट इफेक्टिव ड्रगलेस ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसमें हम नेचुरल मटेरियल्स का यूज करके क्या करते हैं, हेल्थ केयर को मतलब कि करते हैं, हेल्थ की आपकी केयर करते हैं एंड हेल्दी लिविंग। ठीक है, मोशिक के लास्ट न्यूज देखो, मोशिक एक इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है जो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया। ये न्यूज सेम न्यूज लास्ट ईयर भी थी। देखो माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करने से क्या है, इससे क्या है कि जो हमारी हम डिफरेंट कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, उसके इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, अब क्या है, जो माइक्रो प्रोसेसर की जो डिमांड है वो काफी बढ़ रही है ड्यू टू द रैपिडली ग्रोइंग इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट भी किसका, ऑफ स्मार्ट सिटीज ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में था क्योंकि मोशिक जो माइक्रो प्रोसेसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाई गई है। इस माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से क्या है, जो हम अपनी जो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है उससे हम कम कर सकें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट हो तो कोई डाउट हो तो कोई कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।